हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका अग्निवीर का एग्जाम आने वाला है। तो जिन मेरे प्यारे भाइयों ने अग्निवीर का फॉर्म भर रखा है, तो मैं उनके लिए लेकर आया हूं अग्निवीर स्पेशल प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम 4 प्रैक्टिस सेट पहले समाप्त कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उनको देखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और आपको जाकर उनको देख लेना है। आपको लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस सेट के माध्यम से मैंने आपको पहले भी बताया, जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों के क्वेश्चन को कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए पहला सवाल आज के सेशन का, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? दोस्तों, जो ये अजातशत्रु था ये हर्यक वंश से संबंधित था और ये किसका पुत्र था? ये था आपका बिंबिसार का पुत्र। किसका? बिंबिसार का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हर्यक वंश से। किसकी? हर्यक वंश। हर्यक वंश से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो ये हर्यक वंश है इसका संस्थापक कौन है? इसका जो संस्थापक है, इसका जो फाउंडर है वो है आपका बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार इसका क्या है? जो है आपका संस्थापक है। और इसकी स्थापना बिंबिसार ने कब की थी? इसकी स्थापना की थी 544 एडी में। कब की थी? 544 एडी में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी दोस्तों। और दोस्तों, जो ये बिंबिसार है इसका ही पुत्र था आपका अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। क्योंकि जो ये अजातशत्रु था इसने गद्दी पाने के लिए अपने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो इसका जो बिंबिसार है इसका पुत्र मैंने आपको बताया कौन है? अजातशत्रु है। और इस अजातशत्रु का एक उपनाम है। क्या उपनाम है? जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कुणिक। कुणिक किसका उपनाम है? तो किसका उपनाम है? वो है अजातशत्रु का। और किसका पुत्र है ये है आपका बिंबिसार का। दोस्तों, जब इसने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी तो पिता की हत्या करने पर इसको कहा गया पितृहंता वंश। क्या कहा गया? पितृहंता। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पितृहंता वंश के नाम से किस को जाना जाता है? वो जाना जाता है हर्यक वंश को। किसको जाना जाता है? हर्यक वंश को जाना जाता है। पितृहंता क्यों कहा जाता है? पितृहंता इसलिए कहा जाता है क्योंकि गद्दी पाने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। और इस अजातशत्रु का एक पुत्र था उदाइन। कौन था? उदाइन। उदाइन ने क्या किया? उदाइन ने भी गद्दी पाने के लिए क्या कर दिया? इस अजातशत्रु की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इसीलिए इसको कहा गया पितृहंतावश, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की जो है हत्या करके गद्दी हत्या ली थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के इसको लिख लेना। मेघदूत पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपके कालिदास। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को कहा जाता है। दोस्तों, जो हमारा गुप्त काल है, गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था दिनार। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुप्त काल से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप नोट कीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपका भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्या कहा जाता है? देखिए, भारतीय 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 इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है गुप्त वंश को। किसको कहा जाता है? गुप्त वंश को। अगर बात करें गुप्त वंश के जो है हमारे संस्थापक की, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? ये है आपके कौन? श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? वो है श्रीगुप्त है। और दोस्तों, जो ये हमारा गुप्त वंश है इसके ही हमारे एक महान सम्राट हुए हैं। उनको आप जानते हैं, जिनका नाम है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए। दोस्तों, जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम जी है इनको कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। देखिए कैसे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? वो है श्रीगुप्त। अगर वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो कौन होंगे? चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। दोस्तों, जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम जी हैं इनको जाना जाता है महाराज धीराज के नाम से। क्या?
महाराजाधिराज। महाराजाधिराज के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है चंद्रगुप्त आपका प्रथम को। किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और जो है चंद्रगुप्त प्रथम जी हैं, इन्होंने ही क्या चलाया था? इन्होंने ही चलाया था गुप्त संवत। क्या चलाया था? गुप्त संवत की इन्होंने चलाया था। क्वेश्चन ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? वो चला गया था चंद्रगुप्त आपका प्रथम जी के समय। कब चलाया गया था? 319 एडी या 320 एडी भी एग्जाम में मिल जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। और दोस्तों जो है हमारे चंद्रगुप्त जी हैं, इनके एक पुत्र हुए हैं। कौन? समुद्रगुप्त। कौन हुए हैं? समुद्रगुप्त। यहाँ से भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए समुद्रगुप्त जी से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो है समुद्रगुप्त है, इनके ही दरबारी कवि थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। पूछा जाता है कि प्रसिद्ध कवि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं समुद्रगुप्त की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। देखिए जो हमारे समुद्रगुप्त जी हैं, इनके एक पुत्र थे आपके। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश के कौन से शासक थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। किन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक। और दोस्तों एक चीनी यात्री था फाहियान। क्या था? चीनी यात्री था फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? आपका फाहियान। कौन था ये? एक था आपका ये चीनी यात्री था। कौन था ये? चीन से आया था, भारत की यात्रा करने के लिए ये आया था। किसके दरबार में? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनका एक उत्तराधिकारी हुए हैं। कौन हुए हैं? वे हुए आपके कुमारगुप्त मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कुमारगुप्त ही वे हैं जिन्होंने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। जो कौन थे? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे या उत्तराधिकारी थे। और दोस्तों एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, जो हमारा गुप्त वंश है, गुप्त वंश के जो अंतिम शासक है वो कौन है? गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है दोस्तों? वह है आपके विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त। कौन है? गुप्त वंश के अंतिम शासक है दोस्तों। ये जो सारे क्वेश्चन थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका गुप्त काल से संबंधित। यहाँ से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए अगर कहा जाए भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। और जो हमारे गुप्त वंश है उसके संस्थापक श्रीगुप्त हैं, और इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम है, जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? गुप्त जी ने। और गुप्त संवत किसने चलाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाई। 319 या 320 एडी में चलाई। और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इनके ही दरबार में रहते थे हरिसेन कवि। और दोस्तों जो समुद्रगुप्त है, इनके उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है। और फाहियान जो चीनी यात्री था, वो भी इनके शासनकाल में भारत आया था। और जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनके ही पुत्र थे आपके कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और दोस्तों जो आपका गुप्त वंश है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है? आपके विष्णुगुप्त है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? आपको बताना है विक्रमी संवत कब आरंभ हुआ। क्या 50 ईसा पूर्व, या 47 ईसा पूर्व, या 55, या 57 ईसा पूर्व? दोस्तों जो ये आपका विक्रम संवत है, ये हुआ था आपका 57 ईसा पूर्व शुरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है जो ये मौर्य वंश है, इसका जो अंतिम शासक है वो कौन था? वो था बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मौर्य वंश से बनने वाले इंपोर्टेंट सभी सवालों की। देखिए जो हमारा मौर्य वंश है, सबसे पहले तो इसकी स्थापना की ही बात कर लेते हैं कि मौर्य वंश के फाउंडर कौन है? वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी। कौन है?
चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। और इन्होंने कब की थी, 322 ईस्वी में जो है ये क्या हुए थे, 322 ईसा पूर्व ये आपका गद्दी पर बैठे थे दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है इसका उपनाम पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, उपनाम। क्या उपनाम है इसका, इसका नाम है सैंड्रोकोट्स। क्या कहा जाता है, सैंड्रोकोट्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंड्रोकोट्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। और जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है इन्हीं के दरबार में एक इनके प्रसिद्ध प्रधानमंत्री रहते थे, कौन थे, जिनको कहते हैं हम आचार्य चाणक्य जी। कौन रहते थे, आचार्य चाणक्य जी जो है इनके ही दरबार में रहते थे दोस्तों। और दोस्तों इनकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो है आपकी अर्थशास्त्र। कौन सी है, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, आचार्य चाणक्य जी है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आचार्य चाणक्य जी द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका राजनीति से। किससे, राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र को देखकर बच्चे लगा देते हैं इकोनॉमिक को, ठीक, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो अर्थशास्त्र बुक है ये किससे संबंधित है, ये आपका राजनीति से संबंधित है। और दोस्तों जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे ये किस धर्म के अनुयायी थे, ये आपका जैन धर्म के अनुयायी थे। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। और इनके जो गुरु है, इनके गुरु का नाम भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, भद्रबाहु। कौन है, भद्रबाहु कौन है, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका मैगस्थनीज है, कौन, मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे, मैगस्थनीज किसके दरबार में आए थे, मैगस्थनीज आए थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और दोस्तों मैगस्थनीज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इंडिका। कौन सी है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मैगस्थनीज है। और ये मैगस्थनीज कौन था, ये था आपका सेल्यूकस निकेटर का एक सेनापति था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासनकाल में क्या आया था, भारत आया था। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको मौर्य वंश से संबंधित हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको बताना है कि संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी है, फ्यूजियामा है, या किलायू है, या विसुवियस है। देखिए दोस्तों जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है संसार का, वर्ल्ड का, वो है किलायू। क्या है, किलायू है। और अगर बात करते हैं कोटोपैक्सी कहाँ का है, ये इंपोर्टेंट है, ये है आपका इक्वाडोर का। कहाँ का है, इक्वाडोर का एक जो है ये ज्वालामुखी है दोस्तों। और दोस्तों जो ये आपका कोटोपैक्सी है, ये है आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी है। और कहां पर है, इक्वाडोर में है। अगर बात करें फ्यूजियामा की, फ्यूजियामा कहां का है, ये है आपका जापान का ज्वालामुखी है। कहां का है, जापान का ज्वालामुखी है। और विसुवियस कहां का है, विसुवियस है आपका इटली का। कहां का है, इटली का ज्वालामुखी है। और ये जो आपके फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, किलाई, सुवियस, ये जो है आपके ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सभी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कुछ प्यारे भाइयों के जो है माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहा जाता है आपका ओजोन परत को। क्या कहा जाता है, ओजोन परत को कहा जाता है आपका पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्योंकि दोस्तों सुरक्षा कवच इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये ओजोन लेयर है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और हमें उनसे बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणें हम जिनको बोलते हैं। और इसलिए इसको कहा जाता है आपका पृथ्वी का सुरक्षा कवच। और ओजोन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन की मोटाई मापने की इकाई क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपकी डोप्सन। किसके द्वारा मापी जाती है ओजोन की मोटाई, डोप्सन इकाई के द्वारा मापी जाती है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बता दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी, जो कि आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगर बात करते किलिमंजारो की, किलिमंजारो कहाँ पर है, ये है आपका तंजानिया में। कहाँ पर है, तंजानिया में ये स्थित है आपका कौन सा, माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में स्थित है। अगर बात करें पिनाटुबो की, पिनाटुबो कहाँ पर है, ये है आपका फिलीपींस का। कहाँ का है, फिलीपींस। फिलीपींस का ज्वालामुखी कौन सा है, पिनाटुबो है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, आपको बतानी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो है आपकी एंडीज। कौन सी है, एंडीज। कहाँ पर है ये है आपका अमेरिका में। कहाँ पर पड़ती है, अमेरिका में है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना है। निम्न में से श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना है। क्या चोयू को, या मकालू को, या धौलागिरी को। दोस्तों जो श्वेत पर्वत है वो कहा जाता है धौलागिरी को। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये धौलागिरी कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। दोस्तों अब यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा जो पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्या हिमालय की क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं और बच्चे जो है क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो आपको बतानी है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं भारत की सबसे ऊंची चोटी किसकी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो आप मुझे बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपकी नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी, आपको याद रखना है। और देखिए विवाद यहाँ पर है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी है आपकी, वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है सागरमाथा। क्या कहा जाता है, सागरमाथा के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका माउंट एवरेस्ट को, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन देखिए दूसरा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है आपकी कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कौन सी है, भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखने हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, देखिए भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है। दोस्तों सॉरी मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे और बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन हिमालय से पूछे जाते हैं, हिमालय से आप क्वेश्चन नोट कीजिए। हिमालय से मैं आपको बताना भूल गया, जस्ट अभी मुझे याद आया। आप देखिए हिमालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमालय को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, और अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है किसको, हिमालय को। और म्यांमार में जो है हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको जितने क्वेश्चन साइड में बता रहा हूं ना, तो इनको आपको फिंगर टिप्स हमेशा रखना है। चलिए देखिए पाकिस्तान में जो हिमालय है उसको कहते हैं सुलेमान। क्या कहते हैं, सुलेमान। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय में सॉरी दोस्तों पाकिस्तान में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, सुलेमान से। अगर बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में क्या कहा जाता है हिमालय को, हिमालय को अफगानिस्तान में कहा जाता है हिंदू कुशरम। क्या कहा जाता है, हिंदू कुशरम कहा जाता है। और म्यांमार में कहा जाता है अराकान योमा। क्या कहा जाता है, अराकान योमा, अराकान योमा। ये तीन क्वेश्चन हिमालय से संबंधित है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ये याद रखने हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है, आपको बताना है। भारत में जो वयस्क मताधिकार यानी कि वोट देने की उम्र सीमा क्या है, वो है आपकी 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व जिनको बोलते हैं हम डीपीएसपी, डीपीएसपी किस आर्टिकल से तक है, ये आपका आर्टिकल 36 से 51 तक। कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है, डीपीएसपी है। तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर है क्या विधान लिखा गया है, ये है किस संविधान,
भारतीय संविधान में शामिल डीपीएसपी जो है कहां से लिए गए हैं? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? दोस्तों जो हमारे डीपीएसपी है वो लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कनाडा से। कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया? वो लिया गया है सरकार की संघीय व्यवस्था। कहां से ली गई है? वो ली गई है आपकी कनाडा से। सरकार की संघीय व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? आपका कनाडा से ली गई है। और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, ये कहां से लिया गया है? ये भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? एक तो आपका लिया गया है मौलिक अधिकार। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? आपका अमेरिका से लिए गए हैं। और आपका सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया है? वो भी आपका अमेरिका से लिया गया है। और जो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, इम्पीचमेंट चलता है, मैंने बताया आपका आर्टिकल 61 में बताया था आपको, जब मैं आपको राष्ट्रपति जी पढ़ा रहा था। तो कहां से लिया गया है आपका महाभियोग की प्रक्रिया? वो लिया गया है आपका अमेरिका से। और अमेरिका से लिया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आपका अमेरिका से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति की संघ की शक्ति, मतलब सॉरी क्या है, देखिए, राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका में शक्ति निहित होगी, ये कहां से लिया गया है? ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है केंद्र राज्य संबंध को। किसको लिया है? केंद्र राज्य संबंध को किस संविधान से लिया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और सातवीं अनुसूची कहां से ली गई है? ये भी आपका जो है ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? वो ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, देखिए कि केंद्र राज्य संबंध किस संविधान से लिया गया है? तो किससे? ऑस्ट्रेलिया से। सातवीं अनुसूची का जो है प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट है, बनते हैं, मैंने आपको नोट करा दिए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नोट करेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो हमारा समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी होती है आपकी अनंत। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? आपको बताना है जो सबसे कठोर एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? हीरा, सीसा, टंगस्टन या लोहा? देखिए जो सबसे कठोर तत्व होता है वो होता है हीरा। कौन सा होता है? हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फूलों के अध्ययन को ही कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के नाम से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फ्लोरिकल्चर किसका अध्ययन है? फूलों का अध्ययन है। और जो हमारा नेफ्रोलॉजी है आपका किडनी का अध्ययन। किसका है? किडनी का अध्ययन क्या है? नेफ्रोलॉजी है। और अगर बात करें माइकोलॉजी है आपका कवकों का अध्ययन। क्या है? कवकों का अध्ययन क्या है आपका? ये है माइकोलॉजी है। कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? वो करते हैं हम आपका माइकोलॉजी के अंतर्गत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल ये है हमारा रीजनिंग से। QGNB डैश आपका ZPW समानुपात HLMO। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए आपको इसमें लॉजिक ढूंढना है। जो हमारा पहले का लॉजिक दूसरे से लगा हुआ है वो ही लॉजिक हमें यहाँ पर फिट करना है। देखिए ये है आपका QGNB और आपका ये हो गया ZPWK। सबसे पहले तो आपको इनकी नंबरिंग कर लेनी है। Q कितने पर होता है? Q होता है 17 पर, G 7 पर, N 14 पर, B 2 पर, Z होता है 26, P 16, W 23 और K हो गया आपका 11। कितने पर हो गया? 11। देखिए यहाँ पर कितना है? 17 है।
और यहाँ पर है 26, तो कितना प्लस हुआ 9। हो सकता है कि सभी में 9 9 प्लस हो रहा हो। देखिए यहाँ पर आप दूसरे में देखेंगे जो हमारा 7 है और यहाँ पर कितना है 16, 9 7 कितना होता है 16, यानी कि यहाँ पर भी 9 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है 14 और यहाँ पर कितना है 9, 14 और 9 कितना होता है 23। तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया जो हमारा पहला अक्षर है उसमें कितना ऐड ऑन हो रहा है 9, तो हमें भी इसमें 9 9 ऐड करके अपना नंबर ढूंढ लेना है। देखिए HLMO, देखिए H कितने पर होता है 8 पर, L होता है 12 पर और आपका M होता है 13 पर और O होता है आपका 15 पर। देखिए हमारा लॉजिक हुआ है 9 9 ऐड करने का, तो हम जब इसी प्रकार से करेंगे 8 में, जब हम 8 में 9 ऐड करेंगे तो 9 और 8 कितना होता है 17, कितना होता है 17 होता है। और 17 पर कौन सा अक्षर आता है, 17 पर आता है Q, क्या आता है Q। और अगर हम 12 और 9 कितना होता है 21, कितना होता है 21 और 21 पर क्या आता है U आता है। इसी प्रकार से 13 और 9 कितना होता है 22, कितना होता है 22 और 22 पर क्या आता है V। और इसी प्रकार से 15 में जब हम 9 जोड़ेंगे 15 और 9 कितना होता है 24 और 24 पर क्या आता है X आता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर हमारा बन गया QUVX, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नंबरिंग का इसमें लॉजिक था, इसमें सभी में 9 9 ऐड हो रहा था, तो हमने भी इसमें 9 9 ऐड करके अपना आंसर ढूंढ लिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल 1 9 36 और 100, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर है 1, क्या है यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 36 और यहाँ पर है 100। आपको बताना है कि 100 से आगे यहाँ पर इस सीरीज में क्या आएगा। देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 9 किसका स्क्वायर होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक। और 36 किसका स्क्वायर होता है 36 होता है 6 का स्क्वायर। और जो आपका ये 100 है 100 होता है आपका 10 का स्क्वायर। देखिए लॉजिक क्या लगा हुआ है, लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 है, अगर मैं 1 में 1 जोड़ता हूं तो कितना होता है 2, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है, जबकि यहाँ पर 3 है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है। देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। और यहाँ पर 6 है, जब मैं 3 और 3 जोड़ता हूं 3 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। और जब मैं 6 और 4 जोड़ता हूं 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, और 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। और जब मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ 5, 10 और 5 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 3 4 और 5, ठीक। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर कितना 225। ये हमारा लॉजिक बैठ रहा था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप नीचे जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी का भाई है, सी बी का पति है और सी ई का बेटा है, एस ई की पत्नी है, तो एस बी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, बी का भाई कौन है, ए है, क्या है आपका बी का भाई क्या है ए है। भाई के लिए करेंगे हम ये आपका, और बहन के लिए करेंगे हम आपका सर्कल, ठीक है। आगे क्या गया है, देखिए बी का पति ए, बी का पति सी है। दोस्तों जो ये बी है इसका पति है सी, पति है तो इसको कर देंगे हम इसमें वर्ग में, किसमें कर देंगे वर्ग में बंद कर देंगे। ये हमने आपको बताया था कि वर्ग में मैं पुरुषों को बंद करता हूं और सर्किल में करता हूं मैं स्त्रियों को बंद, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, देखिए ई सी का बेटा है, किसका सी का बेटा है ई, कौन है सी का बेटा है ई, सी का बेटा ई है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, दोबारा पढ़िए, ए बी का भाई है और आपका सी बी का पति है और आपका सी ई का बेटा है, सी ई का क्या है बेटा है, किसका बेटा है ये है ई का बेटा, कौन है सी है, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, देखिए ई की पत्नी एस है, किसकी पत्नी है ई की पत्नी एस है। देखिए जो ये हमारा ई है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये आ गया यहाँ पर सी, सी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा, सी बी का पति है, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर। ये देखिए क्या है ई का बेटा सी है, जो ये ई है इसका बेटा कौन है सी हो गया, कौन हो गया सी हो गया,
और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ई की पत्नी एस है, ई की पत्नी एस है, यानी कि जो ई है ये किसकी पत्नी है, ये है एस की पत्नी है। किसकी है, एस की पत्नी है। तो किस प्रकार से पूछा गया है, बी से किस प्रकार संबंधित है एस। जो ये बी है, बी क्या लगा, देखिए जो ये बी है, ये बी हो गया, बी सी का क्या लगता है, सी की लगता है पति, और पति की माँ क्या होती है, सास। क्या होती है, पति की माँ होती है सास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, ए बी सी डी ई एफ एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ए और ई के बीच बी बैठा है, और सी डी और एफ के बीच में बैठा है। एफ किसके बीच में बैठा है, ए के दाईं ओर बैठा है, और आपको बताना है ई के दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए सबसे पहले तो बनाएंगे इसको ऐसे, हम ऐसे कितने व्यक्ति हैं हमारे, सॉरी ये गलत बनेगा, ऐसे बनाएंगे। कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले तो हमें उस व्यक्ति को बैठाना है जिसकी जो है पोजीशन फिक्स है। देखिए पोजीशन फिक्स किसकी है, एफ के दाएं बगल में बैठा है कौन, ए बैठा है। ए के दाएं कौन बैठा है, ए के दाएं बैठा है आपका एफ। दायां इधर हो गया, दायां होता है इधर और बायां होता है इधर। देखिए आगे क्या कहा गया है, देखिए ए और ई के बीच में कौन बैठा है, बी। कौन बैठा है, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच कहां पर हो गया, ये हो गया, ए और ई के बीच में बैठा है बी। मैंने बी यहां को बैठा दिया है। देखिए आगे क्या है, डी और एफ के बीच सी बैठा है। डी और एफ के बीच कौन बैठा है, सी बैठा है। कौन बैठा है, डी और एफ के बीच कौन बैठा है, सी बैठा है। डी और एफ कहाँ बैठाएंगे हम, डी और एफ को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, सी। यहाँ पर आ जाएगा डी। देखिए डी और एफ के बीच में हो गया सी, ठीक है। ए और ई के बीच में हो गया बी, और ए के जो है बगल में हो गया बाई और एफ। देखिए हमारे जो संतुष्ट हो गए ये बैठ गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है ई के दाएं और कौन बैठा है। सबसे पहले ई को ढूंढिए, ई कहाँ है, ई रहा। ई के दायां किधर बैठेगा, ये। ई का दायां कौन है, डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया ई के बाएं कौन बैठा है, ई के बाएं बैठा है बी। कौन बैठा है, बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा। दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आपको सब बताते होंगे कि आपका एक फॉर्मूला है कि एंगल बराबर होता है आपका 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को यूज करके जो है यहाँ से अपना 0 डिग्री का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ से नहीं बताऊंगा। आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या याद रखनी है, देखिए ट्रिक है आपकी 60/11 इंटू लोअर टाइम, इंटू लोअर टाइम। लोअर टाइम से क्या मतलब है, लोअर टाइम है जो इसमें कम टाइम है। कम टाइम क्या है, 3। देखिए 60/11 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 180/11। कितना हो जाएगा, 180/11 हो जाएगा। और जब हम इसको 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11 और 11 66 और 4 70/11, यानी कि 16 सही 4/11। ये हमारा अभी आंसर नहीं आया। आंसर आपको किस प्रकार से मिलेंगे, आंसर मिलेंगे आपको 3:16 सही 4/11 मिनट। क्या तो आपको आंसर में ये मिलेगा, नहीं तो आपको 4:16 सही 4/11 मिनट। क्या तो आपको आंसर में ये देखने को मिलेगा। इन दोनों में से आपको केवल एक ही देखने को मिलेगा, तो आपको वो ही चूज कर लेना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21। यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 40,7,000 है तो बड़ी संख्या होगी। देखिए जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी प्रकार से करेंगे। मान लीजिए पहली संख्या क्या है, 4x है, और एक संख्या है हमारी 7x। क्या कहा गया है, उनके घनों का योग, घन होता है उनका क्यूब। 4x की क्यूब प्लस 7x की क्यूब कितनी है हमारी, 40,07,000। कितनी है, 40,07,000, 4,07,000। अब इनको जोड़िए, 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो आप इसका घन कर लीजिए। 4 का घन कितना होता है, 4 का होता है 64। 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है, 64 होता है। और जब हम 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 x का स्क्वायर बराबर 40,07,000।
64 और 343, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 407 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 47,000। 407 से 407 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 1 और आगे 000 1000। x के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1000। और जब इधर से ये 100 स्क्वायर हटेगा तो इधर इसका हो जाएगा रूट। रूट किसका हो जाएगा 1000 रूट किसका होता है 10 का। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 10, क्या आ गई 10 आ गई। अब हमें संख्याएं निकाल लेनी है इसी प्रकार से। पहली संख्या हमारी 4 गुना 10 कितनी हो गई 40 और एक हो गई हमारी 7 गुना 10। 7 गुना 10 कितनी होती है 70। क्वेश्चन में पूछा गया तो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या है हमारी 70। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल ये है आपका 6/6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 माइनस 9 गुना 6 माइनस 6 प्लस 9 गुना 6। देखिए कैसे करेंगे इसको, करते हैं हम बोर्ड मास के नियम से। किसको करते हैं बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास में हमें यहाँ पर अब करनी है क्या, आपको यहाँ पर करनी है हमें करनी है यहाँ पर मल्टीप्लाई। देखिए जब हम 6 से 6 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 कम 6, यहाँ पर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पर कितना होगा प्लस 6 और 9 छिकी 54 और माइनस आपका 6 प्लस 9 छिके 54 कितना हो गया 54 हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस का 54, यहाँ पर माइनस का 54 कट गया, प्लस का 6 और माइनस का 6 ये कट गया तो बचा कितना 9 कम 9, तो बचा कितना हमारा 9। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। आपको दिया गया है कि पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी 18 वर्ष है और 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। तो आपको बताना है शेष 10 की कितनी औसत आयु होगी। देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए 45 छात्रों की एक कक्षा की आयु कितनी है 18 वर्ष है। तो सबसे पहले हम इनका निकाल लेंगे टोटल। टोटल कितना हो जाएगा 45 गुना 18 कितना हो गया आपका 18 पंजे 90 यानी कि हो गया आपका 810। कितना हो गया 810। 810 हो गया हमारा टोटल औसत। क्या हो गया टोटल औसत हो गया हमारी पूरी कक्षाओं का। अगर हम निकाले 35 छात्रों का, 35 छात्रों का निकाल लेंगे कितना है 15। तो कैसे है 35 गुना 15, 35 गुना 15 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 525। कितना हो जाएगा 525। अगर मैं 45 में से 35 का घटा दूं तो मेरा कितना बच जाएगा आपका 10 का बच जाएगा। कितना बच जाएगा 10 का औसत बच जाएगा जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं इसको घटा देता हूं 810 में से जब मैं कितना घटाऊंगा 525 कितना बच जाएगा यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 8 और आपका यहाँ पर बचेगा कितना आपका यहाँ पर बचेगा 2। कितना 2 और निकालना कितने का है हमें 10 का। तो भाग कर देंगे 10 से कितना आ गया हमारा 28.5। 28.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 2a बराबर 3b बराबर 3c को abc का मान होगा। देखिए इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हमें a का मान निकालना है, a का मान कैसे निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए हम a को भूल जाएंगे और b और c की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 या 21 कितना हो गया 21 हो गया। इसी प्रकार से जब हम ध्यान से देखिए b का मान निकालेंगे, देखिए हम b को भूल जाएंगे, b को भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 सते 14 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और देखिए जब हम c का मान निकालेंगे तो हम c को भूल जाएंगे, c को भूलने पर क्या हो जाएगा 2 तिया 6 2 तिया 6। तो हमारा ये जो अनुपात आ गया a अनुपात b अनुपात c का क्या आ गया हमारा 21 अनुपात 14 अनुपात 6 है किसी ऑप्शन में। ये है हमारा 21 अनुपात 14 अनुपात 6 ऑप्शन बी में है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगर हमें देखिए किसी प्रकार से अनुपात निकालना है तो पहले को भूल जाएंगे, दूसरे शेष दोनों की गुना कर देंगे। और अगर हमें बी का निकालना है तो बी को भूलकर शेष बचे हुए की गुना कर देंगे। और अगर हमें सी का निकालना है सी को भूलकर इन दोनों की बचे हुए की गुना कर देंगे, वो हमारे सी का मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 यदि एक्स वाई से 25% छोटा है। देखिए क्या कहा गया है एक्स किससे वाई से 25% छोटा है। सबसे पहले तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे हम 25/100।
100 कहां से आया, परसेंट को हटा के, 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। देखिए क्या कहा गया, y से। मैं आपको पहले प्रैक्टिस सेट से बता रहा हूं कि जिसके साथ से लगा होता है वो होता है नीचे की वैल्यू। तो से किसके साथ है, y के। तो y कितना हो गया, 4। कितना है, छोटा है, यानी कि 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 3। क्वेश्चन पूछा गया है कि y x कितना है, 3। 3 हमें नीचे रखना है और कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये है आपका 1 अधिक। तो बटे 3 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। जब हम इसको 3 से इसे काटेंगे, 33 या 99, यानी कि 33.33% हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थे हमारे आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को अपने अग्निवीर भाइयों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको भी